गुड मॉर्निंग। कक्षा 11 जीव विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वीडियो के माध्यम से हमने पहला चैप्टर कक्षा 11 जीव विज्ञान का पहला अध्याय आपको प्रेषित किया जा चुका है, सजीव जगत लिविंग वर्ल्ड। आज इसी कड़ी में हम द्वितीय अध्याय संख्या 2 जीव जगत का वर्गीकरण बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कृपया हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले हेकल ने एक कोशिकीय सुकेंद्रकीय स्वतंत्र जीवनयापी प्रोटोजोआ कोशिकाओं को जगत प्रोटिस्टा में रखा। इसके पश्चात केंद्रक विहीन अर्थात पूर्व केंद्र की कोशिकाओं मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल्स, बैक्टीरिया एवं नीले हरे शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए जगत मोनेरा को गठित किया। 20वीं सदी के वैज्ञानिकों ने पहले के 2 जगत के स्थान पर 3 जगत प्रणाली का प्रावधान बनाया। इसके अंतर्गत एक कोश की जीवों को प्रोटोक्टिस्टा में, बहुकोशिकीय जंतुओं को जगत तथा बहुकोशिकीय पादपों को पादप जगत में सम्मिलित किया। इसके पश्चात 4 जगत प्रणाली का प्रावधान बनाया गया, जिसके अंतर्गत प्रोटोक्टिस्टा के स्थान पर मोनेरा एवं प्रोटिस्टा जगतों को प्रमुखता दी गई और कवकों के लिए पृथक फंजाई जगत यानी किंगडम फंजाई निर्मित किया गया। अंत में आर.एच. व्हिटेकर ने सन 1961 में 5 जगत प्रणाली का प्रावधान बनाया, जिसे स्टोरर तथा यूशिंगर ने 1983 में संशोधित रूप से अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया। तो आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत किस तरह से जीव जगत के जीवों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया, इसी के बारे में समझेंगे। जीवधारियों का वर्गीकरण समझना आवश्यक है। सबसे पहले अरस्तु ने कुछ साधारण बाह्य लक्षणों के आधार पर पौधों को शाक, झाड़ी एवं वृक्ष में तथा जंतुओं को 2 समूह, एक वे जिनमें लाल रुधिर पाया जाता और दूसरे वे जिनमें लाल रुधिर नहीं पाया जाता, में वर्गीकृत किया। अर्थात सबसे पहले अरस्तु ने बाह्य लक्षणों के आधार पर पौधों को उन्होंने शाक, जो शाकी पौधे थे, झाड़ी जो शाकी पौधों से बड़े थे, और वृक्ष जो झाड़ियों से बड़े थे, 3 भागों में बांटा था। लेकिन जंतुओं को 2 समूहों में लाल रुधिर होने पर और दूसरा जिसमें लाल रुधिर नहीं पाया जाता, 2 भागों में 2 समूह में बांट दिया। सर्वप्रथम लिनियस ने द्विजगत पद्धति विकसित की, 2 किंगडम सिस्टम उन्होंने बताया, जिसमें उन्होंने पौधों एवं जंतुओं को क्रमशः पादप जगत यानी पौधों को किंगडम प्लांटी और प्राणी जगत जंतुओं को प्राणी जगत किंगडम एनिमलिया में वर्गीकृत किया। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय तथा प्रकाश संश्लेषी एवं अप्रकाश संश्लेषी जीवों के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। इस पद्धति में बहुत सी कमियां थी, जिनका वर्णन आगे द्विजगत वर्गीकरण पद्धति में दिया गया। अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए। तो इस तरह से जो लिनियस ने जंतु और पौधों को बांटा गया था, लिनियस के द्वारा वो पद्धति आगे चलकर कुछ चेंज हुई, कुछ संशोधन हुआ। इसके पश्चात फिर ई.एच. हेकल जो कि जर्मन जंतु वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक नए सिरे से तीसरे जगत प्रोटिस्टा को प्रस्तावित किया, जिसमें एक कोश की जीवों को रखा गया। इसके पश्चात कोपलैंड ने एक अन्य जगत मोनेरा प्रस्तावित किया, जिसमें सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया। इस तरह से जीवों के वर्गीकरण के लिए 2 जगत 2 किंगडम, 3 जगत 3 किंगडम
4 जगत 4 किंगडम प्रणाली आई, लेकिन सभी में कुछ न कुछ कमियां थी। अंत में फिर 5 जगत वर्गीकरण दिया गया। इस वर्गीकरण को आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। जब 2 जगत वर्गीकरण आया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, तो उसमें पादप और जंतु क्रमशः प्लांटियो एनिमेलिया 2 ही वर्ग बनाए गए। 3 जगत में प्रोटिस्टा और पादप तथा जंतु बनाए गए। 4 जगत में मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप और जंतु ये बनाए गए। लेकिन सन 1969 में आर.एच. व्हिटेकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तावित की गई। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम ध्यान रखिएगा। 5 जगत कौन से थे जो आर.एच. व्हिटेकर ने बताए थे? इनके नाम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप और जंतु। यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। कोशिका संरचना, थैलस संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जाति वृत्तीय संबंध पर इस वर्गीकरण को व्यवस्थित किया गया था। अर्थात जाति वृत्ति संबंध इस वर्गीकरण के पद्धति का प्रमुख मापदंड था। द्विजगत वर्गीकरण में क्या था? कैरोलस लिनियस ने जीवों को 2 वर्गों में बांटा था, एक पादप और दूसरा जंतु। सभी हरे पौधे, समुद्री घास, मशरूम, मांस, लाइकेन, चीड़ तथा बैक्टीरिया को पादप जगत में रखा गया। जंतु जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतुओं के साथ साथ एक कोशिकीय जंतुओं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि को रखा गया। द्विजगत वर्गीकरण पद्धति में जीवों को यूकैरियोट्स तथा प्रोकैरियोट्स, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय, प्रकाश संश्लेषण करने वाले तथा प्रकाश संश्लेषण न करने वाले पौधों में वर्गीकृत नहीं किया गया है। अतः इन जीवों के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। यद्यपि द्विजगत वर्गीकरण पद्धति को समझने के लिए द्विजगत वर्गीकरण पद्धति समझना आसान थी, परंतु ऐसा देखा गया कि जीवों को केवल बाह्य आकारिकी के आधार पर वर्गीकृत करने के स्थान पर जीव के अन्य लक्षणों जैसे आवास, कोशिका संरचना, भोजन ग्रहण करने की विधि, जनन विधि तथा विकासी संबंधों को भी वर्गीकरण के लिए उपयोग में लाना चाहिए। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फिर 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली आई, जिसका जिक्र हमने अभी किया है। आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तावित किया। 5 जगत वर्गीकरण को अधिकांश वैज्ञानिकों ने मान्यता दी। कोशिकीय संरचना अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका या यूकैरियोटिक कोशिका या पोषण विधि में स्वपोषी या परपोषी तथा एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय शारीरिक संरचना को इस वर्गीकरण का मुख्य आधार बनाया गया। 5 जगत वर्गीकरण में कोशिका भित्ति तथा भोजन ग्रहण करने की विधि के आधार पर कवक यानी फंजाई, जिसको हम फफूंद के नाम से भी जानते हैं, को एक अलग जगत किंगडम फंजाई या जगत कवक में रखा गया है। सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को जगत मोनेरा किंगडम मोनेरा में रखा गया है। इसमें आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा सम्मिलित हैं। सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को जगत प्रोटिस्टा में सम्मिलित किया गया है। डायएटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिना, पैरामीशियम, स्लाइम मोल्ड, अमीबा आदि को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। 5 जगत वर्गीकरण के मूल लक्षण क्या हैं? 5 जगत वर्गीकरण के मूल लक्षणों की बात करें तो सबसे पहला आता है कोशिका संरचना की जटिलता। तो इस तरह से 5 जगत वर्गीकरण जिसको आर.एच. व्हिटेकर ने प्रस्तावित किया था, उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिसके आधार पर यह वर्गीकरण दिया गया। तो सबसे पहला है कोशिकीय संरचना की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी इन सेल स्ट्रक्चर। कोशिकाओं की संख्या या आप कह सकते हैं
पहले कोशिका संरचना की जटिलता को समझ लीजिए। केंद्रक कला की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका को यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रो माने होता है प्रिमिटिव, कार्यान मीन्स होता है न्यूक्लियस। इसके अंतर्गत जीवाणु, नीली हरी शैवाल आदि जीवों को रखा गया है। दूसरा यूकैरियोटिक, जिसके अंतर्गत ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस वाले प्राणियों को स्थान दिया गया है। दूसरा, शारीरिक संगठन की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी इन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय में बांटा गया है। एक कोशिकीय जीवों में अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, जीवाणु जैसे सरल जीव आते हैं, जिनके शरीर की सभी जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। बहुकोशिकीय जीवों की संरचना जटिल होती है। उनमें अंग और अंगतंत्र मिलते हैं। कुछ बहुकोशिकीय जीव की सभी कोशिकाएं समान होती हैं, जैसे कि स्पायरोगायरा में सारी कोशिकाएं होते तो बहुकोशिकीय हैं, मगर सभी कोशिकाओं में समानताएं होती हैं। तीसरा आधार था पोषण विधियां, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पादपों और जंतुओं की पोषण विधियां अलग अलग होती हैं। पोषण विधि में मुख्यतः स्वपोषी और परपोषी अथवा विषम पोषी जीव मिलते हैं। पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। इनके अतिरिक्त पौधे विषमपोषी भी हो सकते हैं और विषमपोषी पौधों के अंतर्गत परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी तथा कीटभक्षी आदि पौधे आते हैं। परजीवी क्या होते हैं? पैरासाइट, जो दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। ये पूर्ण परजीवी अथवा आंशिक परजीवी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। पूर्ण परजीवी को हम अविकल्पीय या ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। जीवित पोषी की अनुपस्थिति में ये मर जाते हैं और पूरी तरह से भोजन के लिए दूसरे जीव पर ही निर्भर करते हैं। यदि इनका पोषण देने वाला मर गया तो ये भी समाप्त हो जाते हैं, जैसे अमर बेल और फ्लिसिया। दूसरा आता आंशिक परजीवी, जिसे हम फैकल्टेटिव पैरासाइट या विकल्पी परजीवी कहते हैं। जीवित पोषी की अनुपस्थिति में ये मृत पोषी से भी भोजन प्राप्त कर सकते हैं। ये खनिज, लवण, जल आदि के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं तथा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जैसे विस्कम और लॉरेंथस। अगला आता है मृतोपजीवी, सैप्रोफाइट। ये पौधे मृत व सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन का अवशोषण करते हैं, जैसे कवक और जीवाणु आदि। मोनोट्रोपा भी एक मतोपजीवी आवृतबीजी पौधा है। मोनोट्रोपा ध्यान रखिएगा, ये मतोपजीवी होता है और आवृतबीजी पौधों के अंतर्गत आता है। तीसरा होता है सहजीवी, सिम्बियोटिक। दो जीव परस्पर एक साथ रहते हुए एक दूसरे को सहयोग करते हैं, जैसे लाइकेन में कवक और शैवाल दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हुए साथ साथ रहते हैं। इनका इस प्रकार का जीवन सहजीवन कहलाता है। इनमें से शैवाल भोजन निर्माण करता है तो कवक जल और खनिज का अवशोषण करके शैवाल को पहुंचाने का काम करता है, अर्थात दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए साथ साथ जीवन यापन करते हैं। चौथा आता है कीटभक्षी पौधे या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में दलदल स्थानों पर उगते हैं। इनके पोषण में नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ही कीटों का भक्षण करते हैं और कीटों के नाइट्रोजनी पदार्थ को चूस कर उन्हें छोड़ देते हैं। इसके अंतर्गत ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, नेपन्थीज आदि पौधे आते हैं। जंतु ठोस पदार्थों को चबाकर खाते हैं अथवा निगलते हैं, या समपोषी, होलोजोइक अथवा अंतर्ग्राही इंजेक्शन पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर हम जंतुओं को बांट सकते हैं,
4 भागों में। पहला शाकाहारी हर्बीवोर्स, ये जीव वनस्पति ही खाते हैं। दूसरा मांसाहारी कार्निवोर्स, ये जन्य जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं अर्थात मांस खाते हैं। सर्वाहारी यानी हर्बीवोर्स ओमनीवोर्स, ये वनस्पति और मांस दोनों खाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। और चौथे आते हैं परजीवी पैरासाइट, ये दूसरे जीवित जीव से भोजन ग्रहण करते हैं। जो परजीवी दूसरे जंतु पर बाहर की ओर रहते हैं, शरीर के बाहर पाए जाते हैं, उन्हें बाह्य पैरासाइट या एक्टोपैरासाइट या बाह्य परजीवी, जैसे जूं, खटमल, ये बाह्य परजीवी हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी परजीवी हैं जो जंतु शरीर के अंदर रह करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें अंतः परजीवी या इंडोपैरासाइट कहते हैं। जैसे स्कैरिस, लेवर फ्लूक, टेप वर्म आदि अंतः परजीवी के उदाहरण हैं। जब जीव अपने शरीर से एंजाइम का स्राव करके ठोस खाद्य पदार्थों को घुलनशील बनाकर उसका अवशोषण करते हैं, तो इस प्रकार के पोषण को एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन या अवशोषी पोषण के नाम से जाना जाता है। पोषण के आधार पर कवक, पादप और जंतुओं के जगत अलग अलग किए गए हैं। कवक जगत में अवशेषी पोषण, पादप जगत में स्वपोषी तथा जंतु जगत में विषमपोषी अथवा जंतु समपोषी जीवों को सम्मिलित किया गया है। जीवन शैली चौथा था लाइफ स्टाइल। जीवन शैली अथवा रहन सहन के आधार पर जीवधारियों को कई वर्गों में बांटा गया है। पहला था प्रोड्यूसर्स या उत्पादक, ये हरे पौधे होते हैं जो स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोज्य पदार्थ स्वयं बना लेते हैं। दूसरे उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। ये जीव अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। इन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर, ये शाकाहारी होते हैं जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं, जैसे भेड़, बकरी, गाय आदि, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। जबकि सेकेंडरी कंज्यूमर्स या द्वितीयक उपभोक्ता, ये शाकाहारियों का भक्षण करते हैं अर्थात परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं, जैसे सांप, मोर, लोमड़ी, ये सभी सेकेंडरी कंज्यूमर या द्वितीयक उपभोक्ता हैं। तीसरा आता है तृतीयक उपभोक्ता, ये प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं, जैसे चीता, बाज, बाघ, शेर, ये सभी टर्शियरी कंज्यूमर या तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला आता है डिकम्पोजर्स या अपघटनकर्ता। अपघटक मतोपजीवी हैं, जैसे कवक, जीवाणु, ये मृत सड़े गले जटिल पदार्थों का अपघटन कर सरल रूप में परिवर्तित करते हैं, जिन्हें फिर से हरे पौधे मृदा में से अवशोषित करके अपना भोजन निर्माण करते हैं। पांचवा है जाति वृत्ति संबंध या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। जाति वृत्ति से किसी जीव के विकास का अध्ययन भी हो जाता है। अनेक वर्ष पूर्व किस प्रकार के जीव थे, उनकी सरलता से आज के जीवों की जटिलता का अध्ययन किया जाता है। इससे कालांतर में हुए परिवर्तनों का भी पता चलता है। जीवों की विभिन्न जातियां, संघों और जगत के विकास क्रम के अध्ययन से इन जीवों के विकासी संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। इसी संबंध को हम जाति वृत्ति संबंध के नाम से जानते हैं। यदि विकास की ओर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि विषाणु निर्जीव और सजीवों के मध्य की कड़ी है, अर्थात विषाणुओं में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो इसकी सजीव होने को प्रमाणित करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं जो इसकी निर्जीव प्रकृति को प्रमाणित करते हैं। फिर प्रोकैरियोट्स बने जो एक कोष की हैं, उन्हें मोनेरा जगत में रखा गया। इसके पश्चात प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु जगत होते हैं। जाति वृत्ति संबंधों के प्रमाण जीवाश्मों से प्राप्त होते हैं, लेकिन कशेरुक विहीन अथवा निम्न पादपों के जीवाश्म नहीं बनते हैं। व्हिटेकर के द्वारा दिए गए 5 जगत वर्गीकरण के लक्षणों पर आधारित रूपरेखा को आप समझ सकते हैं।
जीव जगत कोशिका संरचना की जटिलता के आधार पर जीव जगत को दो भागों में बांटा गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में मोनेरा आता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं को उनकी शारीरिक संगठन की जटिलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। एक कोशिकी में प्रोटिस्टा को रखा गया, जबकि बहुकोशिकी को उनकी पोषण विधि के आधार पर दो भागों में पुनः बांटा गया, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी में पादप आते हैं, प्लांटी कहलाता है, और परपोषी में फिर दो भाग किए गए। एक में पोषण अवशोषण द्वारा होता है, उसमें फंजाई रखा गया है, कवक को रखा गया है, और दूसरे में भोजन अंतर्ग्रहण होता है, उसी एनिमैलिया में रखा गया है। इस प्रकार से आर्यछुटिकर के द्वारा जीव जगत का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 5 भागों में है। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, और प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्राणी आते हैं। फिर पोषण के आधार पर प्लांटी में स्वपोषी को प्लांटी में रखा गया, और परपोषी में को फंजाई और एनिमैलिया में विभेदित किया गया। इस प्रकार से आपने देखा कि 5 जगत वर्गीकरण जिसे आर्यछुटिकर ने दिया था, किस प्रकार से आर्यछुटिकर ने जीवों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण को सरलता से जटिलता की ओर बांटने का प्रयास किया। तो इस तरह से आज के इतना पर्याप्त है। शेष अगले वीडियो के माध्यम से हम इस चैप्टर में एक एक चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।